हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञान पोर्टल। आज हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट यानी फाइनल पार्ट देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो पार्ट को डिस्कस कर चुका है। पहला पार्ट में हम लोगों ने कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में टाइप्स एंड स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था। जो स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखे वो प्लीज़ जाके फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को ज़रूर देखिए। अब हम लोग थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। वैसे तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में हम लोगों ने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा था। अब हम लोग इसके बारे में बारी बारी से सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट इट्स रेफर टू अ प्रोसेस which brings bodily and physiological changes internal as well as external in the child from conception till death। मीन्स ये शारीरिक विकास सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। ये एनिमल्स में, ऑर्गेनिज्म में, कीट मकोड़े में, यानी सभी में फिजिकल डेवलपमेंट होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मानव जाति में ही फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सभी में होता है। कंसेप्शन से ही विकास शुरू हो जाता है जो मृत्यु तक चलता है। जैसे नर्व सिस्टम हुआ, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, वेट गेन या लॉस होना, मूड का चेंज होना, ये सभी फिजिकल डेवलपमेंट के पार्ट है। सेकेंड वन, इट इंक्लूड्स इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड चेंजेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। तो हाइट एंड वेट या कुछ भी जो चेंज होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में, ये सभी फिजिकल डेवलपमेंट के पार्ट है। थर्ड वन, फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली चेंजेस हैपनिंग एक्सटर्नली बट ऑल्सो व्हाट हैपेंड इंटरनली इन द बॉडी। यानी कि शरीर के बाहरी तत्व के साथ साथ जो अंदर भी परिवर्तन होता है वो सभी फिजिकल डेवलपमेंट के पार्ट हैं। अगर एक्सटर्नल चेंजेस की बात ले ले तो हाइट एंड वेट आ जाएगी, और इंटरनल चेंजेस की बात करें तो नर्वस सिस्टम, हार्मोनल चेंजेज या इंटरनल ऑर्गन में कुछ चेंजेज आती है, तो ये सभी फिजिकल डेवलपमेंट के इंटरनल चेंज में आएगी। अब है फोर्थ वन। सॉरी, यहाँ पे ग्रुप नहीं होगा, ग्रो। चिल्ड्रन ग्रो फिजिकली, द इंटरनल ऑर्गन इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑल्सो डेवलप्ड। जैसा अभी बताया है कि इंटरनल चेंजेज में क्या क्या आ सकते हैं, ब्रेन के अंदर भी जो चेंज होते हैं वो आ सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर के अंदर होता है वो सभी चेंज होते हैं। जो बच्चा छोटा होता है तो उसका सारी चीज़ें जो होती है वो छोटी होती है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो उनका नर्वस सिस्टम सब भी बड़े होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी बदलते रहते हैं, तो ये सभी फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। अब हम लोग देखेंगे मोटर स्किल्स मीन्स गामक विकास। मोटर स्किल्स, गामक विकास के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट कैन बी अंडरस्टूड बेटर इन टर्म्स ऑफ मोटर स्किल्स। फिजिकल डेवलपमेंट को समझना है तो हमें सबसे पहले मोटर स्किल को समझना बहुत ज़रूरी है कि यह क्या है। यह फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, लेकिन इसे अलग से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि एज ए टीचर हमारा ध्यान बच्चों पर ज़्यादा होता है कि बच्चों की ग्रोथ किस तरह से हो रही है, मीन्स फिजिकल ग्रोथ कैसी हो रही है, उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। तो इसलिए हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मोटर स्किल्स बच्चों में धीरे धीरे डेवलप होती है। अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं तो मोटर स्किल यानी कि गामक विकास को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हम बेहतर तरीक़ों से बच्चों को जान सकते हैं। इसमें सिर्फ बड़ी मूवमेंट ही नहीं, छोटी छोटी मूवमेंट भी आती है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट है मोटर स्किल्स एंड फिजिकल एबिलिटीज दैट चिल्ड्रन डेवलप विच हेल्प देम कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी। यानी कि मान लो कि इसका मतलब है कि कैसे हम चलना है, कैसे बैठना है, उन्हें कैसे लिखना है, ये सारे एस्पेक्ट जो होते हैं मोटर डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ये एक फिजिकल डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो बच्चों को गेम्स, फिजिकल एक्टिविटीज में हेल्प करता है। अब हम लोग देखेंगे कि मोटर स्किल्स जो हैं इसके टू टाइप्स होते हैं। पहला है ग्रॉस मोटर स्किल्स
और दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि सकल गामक कौशल, और फाइन मीन्स बारीक गामक कौशल। अब बारी बारी से सबके बारे में देखेंगे। ग्रॉस मोटर स्किल्स, इट इन्वॉल्व्स लार्ज मसल्स एंड हेल्प कंट्रोल एक्शंस ऑफ चिल्ड्रन सच एज क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग एंड सो फॉर्थ। मीन्स जब हम ग्रॉस मोटर की बात करते हैं तो इसमें लार्ज मसल्स का रोल होता है। हमारे शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां होती है उसका बहुत रोल होता है। ये मसल्स बच्चों को हेल्प करती है उनके एक्शंस को कंट्रोल करने में। जब बच्चा छोटा होता है तो वह ज़मीन पे रेंगता है, जैसे क्रॉलिंग करता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होता है, स्टैंडिंग, उसके बाद वॉकिंग यानी कि टहलना चालू करता है, फिर क्लाइंबिंग करता है जैसे कि सीढ़ी चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, और दौड़ना भी सीखता है। तो फिर इसमें हमारी बॉडी मसल्स, हाथों की तथा पैरों की मसल्स, इन सभी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर इसका डेवलपमेंट बच्चों में अच्छे से नहीं होगा तो बच्चे का ध्यान स्वाभाविक रूप से पढ़ाई पर नहीं जाएगा। अगर बच्चों में कोई प्रॉब्लम है तो एज अ टीचर हमें सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। हम बच्चों का मजाक नहीं बनाएंगे कि अरे तुम तो चल ही नहीं सकते, तुम तो बैठ ही नहीं सकते, तुम बैठो, तुम्हारे से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम बच्चों को क्या करेंगे, उसको डीमोटिवेट नहीं करेंगे। तो जैसे कि मान लो कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि बच्चे फुटबॉल से खेल रहा है तो वह कौन सी मोटर स्किल्स का यूज कर रहा है, कौन सी ये मोटर स्किल का पार्ट है, तो हम लोग सीधे बताएंगे ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है कि लार्ज मसल्स, जब हम लार्ज मसल्स के यूज करते हैं तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फाइन। फाइन मीन्स है ही बारीक, यानी कि जो छोटी छोटी मसल्स होंगी ये सब फाइन मोटर स्किल में आती है। तो मीन्स इट डेवलप अ स्मॉल मसल्स, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप लोग अंतर देख सकते हैं। ग्रॉस में लार्ज मसल्स यूज होते हैं, फाइन में स्मॉल मसल्स यूज होते हैं, एंड अफेक्ट द एबिलिटी टू यूज हैंड्स एंड फिंगर्स इफेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग विथ पेन और पेंसिल, टर्निंग द पेज ऑफ अ बुक, एक्सेट्रा। यानी कि फाइन मीन्स बहुत बारीक होता है, ठीक है। इसके नाम से ही है कि बारीक मोटर स्किल बोल सकते हैं या फिर बारीक गामक कौशल भी बोल सकते हैं। तो फाइन मीन्स बहुत बारीक होता है। जैसे कि मान लो आपके पास छोटे छोटे कंकड़ है या पत्थर है तो हम कह सकते हैं कि यह बड़े पत्थर है। अगर आप इसको फाइन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस पत्थर को पीस देंगे, पीस के बिल्कुल पाउडर जैसा बना देंगे तो यह बिल्कुल फाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फाइन मोटर स्किल की बात करें तो स्मॉल मसल्स इसमें आती है जो हमारी एबिलिटी को इफेक्ट करती है कि किस तरह हम अपनी हाथों का उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम राइटिंग की बात करते हैं, ठीक है, राइटिंग विथ पेन और पेंसिल, तो पेन को हाथों की उंगलियों में पकड़ने आना चाहिए। तो पेन पकड़ने में फिंगर्स की मसल्स आपकी हेल्प करेगी। फिंगर्स की मसल्स बहुत बारीक काम कर सकती है, जैसे आपको लिखना, ड्राइंग करना, मिट्टी के बर्तन बनाते समय इत्यादि जैसे कामों में फाइन मोटर की ज़रूरत पड़ती है। इस स्किल का डेवलप होना ज़रूरी है, यह प्रैक्टिस के साथ आती है। स्टार्टिंग में बच्चे जब पेंसिल पकड़ता है तो टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, ठीक है, उसे सही से पकड़ने नहीं होता है तो जैसे तैसे लिखता है, फिर धीरे धीरे अच्छा लिखने लगता है। तो ये सभी फाइन मोटर स्किल्स का एक एग्जाम्पल है। जैसे टर्निंग द पेज, अगर आप पन्ने भी पलटते यानी कि आप अपनी फिंगर्स तक का भी यूज करते हैं तो ये फाइन मोटर्स में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ का पैटर्न है, दो तरीके से होता है। पहला है सेफेलोपेडल ट्रेंड और दूसरा है प्रोसीमोडिस्टल ट्रेंड। तो यहाँ पे एक लाइन और लिखा हुआ है, लार्ज मसल डेवलप बिफोर द स्मॉल मसल्स, यानी कि जो बड़े मसल्स होते हैं यानी वो पहले डेवलप होते हैं। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होते हैं, पहले फाइन मोटर स्किल डेवलप होता है, तो आप लोग कहेंगे कि पहले ग्रॉस मोटर स्किल, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है
तो पहले वो चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, ना कि वो लिखना सीखता है। ठीक है, तो पहले वो अपने बड़े बड़े मसल्स, पैर का, हाथ का, ये सब का यूज करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो लोग लिखना सीखते हैं, पढ़ने पलटना सीखते हैं। तो ये सब है जो छोटी मसल्स है वो बाद में, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स है, वो बाद में डेवलप होती है। तो इसमें दो तरफ से ग्रोथ होते हैं। पहला है सेफेलोकॉर्डल ट्रेंड। इसमें देखेंगे मोटर कंट्रोल ऑफ द हेड कम्स बिफोर कंट्रोल ऑफ द आर्म्स एंड ट्रंक। मीन्स शरीर का जो टॉप हिस्सा जल्दी बढ़ता है, जैसे हमारा हेड, फिर चेस्ट, फिर ट्रंक, फिर लेग्स। ठीक है, यानी कि इसमें पहले सेफेलोकॉर्डल में जाए तो पहले हमारा हेड डेवलप होता है, यानी कि वो ऊपर से बढ़ता है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, हेड डेवलप होता है, उसके बाद हमारा चेस्ट डेवलप होता है, फिर हमारा ट्रंक, लास्टली लेग। पहले हमारा जैसे कि ये टॉप पे रहेगा, ये टॉप पे रहेगा, ये बॉटम पे रहेगी। तो ये ऐसे चलता है, इसमें ग्रोथ ऐसे चलती, ऊपर से नीचे की तरफ। पहले हेड पे कंट्रोल आता है। आप देखते होंगे जब बच्चा छोटा होता है तो पहले वो अपने गर्दन को कंट्रोल करता है, पहले हेड को कंट्रोल करता है, फिर धीरे धीरे चेस्ट पे कंट्रोल आती है, ट्रंक पे आती है, और लेग में बाद में आती है। ना कि वो पहले लेग को सही कर लेता है और गर्दन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने माथे पे नहीं कर पाता है। ठीक है, तो पहले वो अपने हेड पे कंट्रोल करता है। तो इसमें यही है, सेफेलोकॉर्डल ट्रेंड में ऐसे ही डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड। प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आर्म ऑफ द बॉडी डेवलप बिफोर हैंड। मीन्स कि इसमें जो डेवलपमेंट होती है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होती है। पहले सेंटर की पार्ट डेवलप होती है, फिर बाहर की डेवलप होती है। जैसे आर्म्स की पहले होगी, उसके बाद फिंगर्स की होगी। बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, पहले जो उसका बाजू होता है उस पर कंट्रोल पहले आता है, उसमें जान पहले आती है, तब जाके उसके फिंगर्स में आती है कंट्रोल। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि पहले अंदर की तरफ डेवलपमेंट होती है, फिर बाहर की तरफ होती है। ये से भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। सीटेट में आपसे सेफेलोकॉर्डल दे दिया जाएगा या प्रॉक्सिमोडिस्टल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि किसमें किधर से डेवलपमेंट होती है, तो आप लोग को ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बेसिकली इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड में ग्रोथ के ये दोनों पैटर्न फॉलो करते हैं। लेकिन एडोलेसेंस में मीन्स कि जब बच्चे 5th या 6th में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, जब प्यूबर्टी की एज आती है बच्चों में, तो यह प्रोसेस पूरा रिवर्स हो जाती है। जैसे हैंड्स एंड लेग्स जल्दी बढ़ते हैं, अगर रेशियो में देखा जाए तो हैंड्स एंड लेग्स ज़्यादा लंबे दिखते हैं बच्चों के बीच के पोर्शन से। तो कभी कभी मतलब चेंज भी हो जाता है, रिवर्स में जाते हैं जब वो प्यूबर्टी की एज यानी कि 5th 6th में 12-13 साल के जब होते हैं। तो पहले हाथ पैर उनका जल्दी जल्दी बढ़ता है, तब उनका माथा ये सब का उतना डेवलपमेंट नहीं होता है। नहीं तो आप खुद देखोगे कि सर बड़ा लगेगा, हाथ पैर छोटे लगेंगे, तो अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन भी जरूरी है। और वैसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये ग्रोथ के जो पैटर्न सब जो हम लोगों ने पढ़ा, जनरली तो यही चलता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन ये वेरी भी कर सकता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, हर एक पर्सन यूनिक होता है, तो वेरी भी करता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब देख रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम लोग कुछ फैक्टर्स को देखेंगे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंटरनली मीन्स आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। इंटरनल फैक्टर है हेरिडिटरी फैक्टर, यानी कि आनुवांशिक फैक्टर क्या है, मीन्स कंसेप्शन के टाइम से ही बेस बनने लगता है कि आपके जीन्स कैसे होंगे, आपकी हेरिडिटी कैसी होगी, कि आप कैसे बनेंगे, आपका नेचर कैसा होगा। दूसरा है बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर,
मीन्स आपका फिजिक कैसा होगा, वही सेम आपका नेचर कैसा होगा, जैसा आपके जो बायोलॉजिकल मदर एंड फादर होंगे उसके अकॉर्डिंग आप भी आपका डेवलपमेंट होगा। अब थर्ड वन है इंटेलिजेंस। मीन्स आपकी बुद्धि कैसी है, आप किस तरह से डिसीजन ले पाते हैं, ये सभी इंटेलिजेंस में आएंगे। इमोशनल फैक्टर मीन्स आपका सोशल नेचर कैसा है, इमोशनल फैक्टर मीन्स आप कितने इमोशनली स्टेबल हैं, आप कैसे खुद को कंट्रोल कर पाते हैं, ये सभी इमोशनल फैक्टर में आएंगे। सोशल नेचर मीन्स आपका सोशल नेचर कैसा है, आप इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट। अगर ये सभी फैक्टर पॉजिटिव रहा तो बच्चा हो सकता है कि बहुत अच्छा कर जाए। और साथ में इन्वायरमेंट का भी मिलना ज़रूरी है, सिर्फ हेरिडिटरी से ही डेवलपमेंट नहीं होता है, आपको हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट में, तो और बेहतर ढंग से आप लोग समझ पाएंगे कि ये दोनों क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो मतलब बाहरी कारक हैं, उसके बारे में देखेंगे कि बच्चे के डेवलपमेंट में किस तरह से असर पड़ता है। पहला है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मीन्स मदर की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसी रही है उसके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। इसलिए कहा भी जाता है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उस समय उनको अच्छा इन्वायरमेंट प्रदान किया जाए ताकि बच्चे जो हो उन पे अच्छा असर पड़े। सेकेंड वन है सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चिल्ड्रन गेटिंग नरिश्ड इन द वॉम्ब, यानी कि मीन्स ट्विंस है तो उसको ज़्यादा पोषण चाहिए होगा, अगर सिंगल है तो उस हिसाब से वो अपना पोषण लेंगी, अगर ट्विंस है या उससे ज़्यादा बच्चे हैं वॉम्ब में यानी कि उनके गर्भ में, तो उस हिसाब से वो अपना पोषण लेंगी, न्यूट्रिशन लेंगी। ठीक है, थर्ड वन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय द एम्ब्रॉय विद इन द वॉम्ब। मीन्स कि एम्ब्रॉय जो है उसको किस तरह का किस प्रकार का न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है, एनी डैमेज और एक्सीडेंट टू द बेबी इन द वॉम्ब, यानी कि जब बच्चा पेट में था तो उस समय कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है जिससे बच्चे डैमेज हुए हो। नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी, उनकी डिलीवरी कैसी थी, नॉर्मल थी या बेबी प्री मैच्योर था, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। एंड लास्ट वन वेदर और नॉट द एम्ब्रॉय हैज बीन सब्जेक्टेड टू हार्मफुल रेडिएशन और रेज एक्सेट्रा। मीन्स कि जो सन है उससे हार्मफुल रेडिएशन तो नहीं मिली है, जैसे कि हम लोग इंडिया में सूर्य ग्रहण एंड और चंद्र ग्रहण जब लगती है तो कहा भी जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उनकी जो रेज पड़ेगी बच्चे पे तो बुरा असर पड़ सकता है। तो ये सब है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था जो आज ख़त्म हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। बारी बारी से मैं और भी चैप्टर कराती ही रहूँगी। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। अब हम लोग सारे जो सब्जेक्ट हैं हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स, ईवीएस सारे सब्जेक्ट को करेंगे धीरे धीरे। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें और जैसे ही कोई सीटेट की नोटिफिकेशन आती है तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगी। थैंक यू।